स्टूडेंट्स नमस्कार। अपनी बात चल रही थी सॉलिड स्टेट की, और सॉलिड स्टेट में मैंने कहा था कि जो स्टेट होती है अपने पास दो होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में मैंने बात की थी, एक तो अपने पास होती है सॉलिड, एक अपने पास लिक्विड, एक अपने पास गैस, एक अपने पास होती है बोर्नस्टाइन, और एक अपने पढ़ाई थी मैंने प्लाज्मा स्टेट। मैंने कहा था मेनली अपन सॉलिड और लिक्विड और गैस की चर्चा करते हैं, बाकी दो स्टेट प्लाज्मा और बोर्नस्टाइन कंडेंस स्टेट उसकी अपन चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते। यही बात थी अपने पास। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप किसी स्टेट को डिटरमाइन कैसे करते हो, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कि जो आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है उसके अंदर जो बल है, यानी जो आकर्षण बल है वो कितने अच्छे हैं। फिर मैंने कहा था आप इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसी कंपाउंड को सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑब्वियसली तो मैं बात ये कहूँ कि किसी भी कंपाउंड को आप सॉलिड डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अपने पास जो आयनिक बंध होते हैं, अपने पास जो सहसंयोजक बंध होते हैं जिसको आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो, और अपने पास जो वान डेर वाल्स बंध होते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आयनिक बंध सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उससे कम अपने पास कोवेलेंट और उससे कम अपने पास होते हैं वान डेर वाल्स। तो अगर हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो आयनिक बंध जो है उससे बनने वाले क्रिस्टल अच्छे होने चाहिए थे, कोवेलेंट से बनने वाले उससे कम होने चाहिए थे, और वान डेर वाल्स की तो बात ही बिल्कुल बराबर नए बराबर बात कर सकते हैं अपन। लेकिन मैंने आपसे कहा था डायमंड यानी जिसको आप हीरा बोलते हो उसके अंदर सारे के सारे बंध अपने पास होते हैं कोवेलेंट, फिर भी वो दुनिया का सबसे मजबूत या सबसे कठोर सॉलिड है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आप किसी कंपाउंड को सॉलिड बोलो, ये बात कंपलसरी नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था जब भी आप किसी कंपाउंड को सॉलिड डिटरमाइन करते हो उसके लिए आपको डिटरमाइन करनी पड़ती है अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी आप जो बात करोगे वो बात करोगे अरेंजमेंट ऑफ एटम, कि किसी कंपाउंड के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसे, कि कंपाउंड के अंदर जो एटम यानी जो मॉलिक्यूल है वो किस प्रकार अरेंज है, उन अरेंजमेंट को आज पढ़ने वाले हैं। और अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पर आपके जो सॉलिड है, अब आपके पास जो सिलेबस का पार्ट चालू होने वाला है, तो पहली बार बात करने वाला हूं कि सॉलिड है क्या। सॉलिड क्या है, सुनो बात ध्यान से। सॉलिड किसे बोलते हैं? देखो अगर बेसिकली हम बात करें तो सॉलिड के लिए अगर आप परिभाषा की बात करो तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिसके अंदर अणु बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होते हैं, यानी बिल्कुल जॉइंट होंगे। ऐसे बता सकता हूं जैसे मान लिया कोई एटम है, ये दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, ऐसे जिसके अंदर अणु बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होंगे, बिल्कुल रिजिड होंगे, उन कंपाउंड को बोला जाता है सॉलिड। क्या ये बात सही होगी? कि अब बात सुनो तरीके वाली, केमिस्ट्री वाली बात, कि सॉलिड किसे बोला जाएगा? सॉलिड उन्हें बोला जाएगा कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 298 केल्विन हो। ये बात इंपॉर्टेंट वाली है भाई, कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट अगर 298 केल्विन से ऊपर है, सुना बात ध्यान से, 298 केल्विन नहीं होना चाहिए, 298 केल्विन से क्या होना चाहिए? ऊपर। जिनका मेल्टिंग पॉइंट 298 केल्विन से ऊपर है उन कंपाउंड को बोला जाता है भाई सॉलिड। क्या बोला जाता है? सॉलिड। 298 केल्विन से जिनका मेल्टिंग पॉइंट 298 केल्विन से ऊपर है उन्हीं कंपाउंड को बोला जाता है सॉलिड। लेकिन जिनका मेल्टिंग पॉइंट लेस देन या इक्वल टू 298 केल्विन होता है, सुना बात ध्यान से, ये बात आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये थोड़ी एडवांस की बात है, लेकिन आप थोड़ा समझ लो इस चीज को, कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट 298 केल्विन से ज्यादा होगा उनको बोलोगे आप सॉलिड। जिनका मेल्टिंग पॉइंट 298 केल्विन के बराबर या इससे कम है तो उनको बोलते हैं अपन कंडीशनल सॉलिड। कंडीशनल सॉलिड जो दिखने में सॉलिड जैसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, आपने एप्पल लिया, यानी सेव की मैं बात करूं, सेव ऐसे सॉलिड, ऐसे रिजिड सॉलिड नहीं होता, लेकिन मान लो आपने उस एप्पल को फ्रीज के अंदर रख दिया, फ्रीजर के अंदर, और आप फ्रीज में रखिए उसको भूल गए कि हमको तो ठंडा करना था, लेकिन हमको तो ध्यान नहीं रहा, हमने उसको फ्रीजर में रखा और फ्रीज में रख के भूल गए। कुछ समय बाद आप देखोगे कि आपका जो एप्पल है वो इतना सॉलिड हो जाएगा कि आप उसे ब्रिटल कर सकते हो, ब्रिटल नहीं कर सकते, सॉरी, कि उसे आप ब्रिटल तोड़ नहीं सकते। मतलब वो क्या है? कंडीशनल सॉलिड। पहले सॉलिड नहीं था, आपने उसे सॉलिड बनाया है, उसको बोलते हैं कंडीशनल सॉलिड। जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट अगर 298 केल्विन से ज़्यादा होगा वो तो ऑफिशियली सॉलिड होगा, ये तो अपने आप ही सॉलिड होंगे। लेकिन कंडीशनल सॉलिड क्या होते हैं? जिनका मेल्टिंग पॉइंट या तो बराबर 298 केल्विन हो या उससे कम, उसको बोलते हैं कंडीशनल सॉलिड। अब सॉलिड की मैंने बात की थी कि सॉलिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं बात करूं सॉलिड की प्रॉपर्टीज की, कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? तो पहली बात क्या होगा? क्या आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो? क्या आप उन्हें दबा सकते हो? क्या? अरे भाई दबाओगे कैसे? उनके अंदर पहले इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे हैं, अगर कुछ गैप होता तो शायद आप उसे कंप्रेस कर पाते। जैसे मैं बात करूं गैस की, मैंने कहा था गैस के अंदर पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। लिक्विड को थोड़ा कम कंप्रेस कर, उससे तो कम ही होगा, लेकिन मैं कहूँगा सॉलिड के अंदर बिल्कुल एटम बिल्कुल पास पास है, कोई जगह ही नहीं है। जगह तो है, उनको अंतराल बोलते हैं, जिनको वॉइड बोलते हैं, हम पढ़ेंगे हम इसके अंदर। लेकिन मैं कहूँगा आप उसे कंप्रेस बिल्कुल न बराबर कर ही नहीं सकते।
सॉलिड को कंप्रेस करना इम्पॉसिबल है। तो मैं कहूँगा उनके अंदर जो एस संपीड़िता जिसको बोलते हो दबाने का जो गुण होता है, कंप्रेसिबिलिटी, उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है यानी उनके अंदर जो संपीड़िता का गुण है, संपीड़िता बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, संपीड़िता, वो बिल्कुल नए बराबर होती ही नहीं है। ठोसों के अंदर संपीड़िता का गुण पाया ही नहीं जाता। दूसरी विषय बात, इनकी फिक्स क्या होगी, शेप, आकृति इनकी फिक्स होगी, इनकी साइज भी क्या होती है, फिक्स, और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है भाई, फिक्स। तीन चीज फिक्स होंगी, शेप फिक्स होगा, साइज फिक्स होगी और वॉल्यूम। शेप साइज फिक्स होने का मतलब क्या है, जब आप उनको कंप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो क्या उनकी साइज घटा बढ़ा सकते हो, क्या नहीं बढ़ाओगे, तो बताओ साइज और शेप फिक्स होंगी ही नहीं होंगी, और वॉल्यूम तो फिक्स होना ही होना है। जब शेप और साइज अगर आपने चेंज नहीं की तो फिर वॉल्यूम चेंज कैसे होगा, बताओ वॉल्यूम फिक्स होगा कि नहीं होगा। विशेष बात इससे, इसके अलावा एक बात और अपने पास कि इनके अंदर जो है लो डिफ्यूजन पाया जाता है। डिफ्यूजन जानते हो ना आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा डिफ्यूजन एफ्यूजन। डिफ्यूजन जो एफ्यूजन होता है वो गैसों का गुण होता है भाई, किसका गुण होता है, गैसों का। डिफ्यूजन और एफ्यूजन होते हैं ओनली फॉर ओनली गैसों। डिफ्यूजन जो एफ्यूजन होता है अपने पास ओनली गैसों का गुण है। आप क्या किसी सॉलिड को डिफ्यूज कर सकते हो क्या, जैसे आपने मान लो स्प्रे की बात करूं मैं, स्प्रे आपने स्प्रे किया तो थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल सब जगह पहुंच जाएगी, लेकिन ये थोड़ी कि सॉलिड को आपने स्प्रे किया सॉलिड की स्मेल आएगी। सॉलिड का जो डिफ्यूजन है वो बिल्कुल लो होता है अपने पास, और इनका वेपर प्रेशर भी क्या होता है भाई, बिल्कुल लो। इनका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होता है भाई, बिल्कुल लो। देखो ये जो अपने पास जो पॉइंट है ये नहीं समझने के लिए, और ये आपने 11th 8th 9th 10th में पढ़ भी लिए कि सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, इनको आप दबा नहीं सकते, इनका डिफ्यूजन नहीं होता, कम होता है, मतलब कहने मतलब ये इनका वेपर प्रेशर बिल्कुल लो होता है, ये वाली बात। तो ये तो बेसिक बात है, हमको इससे मतलब नहीं है। मैंने आपसे कहा था अपन सॉलिड क्यों पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ने का अपने पास रीजन है अरेंजमेंट सीखना, कि आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है उन कंपाउंडों के तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, और इस अरेंजमेंट के आधार पर ही आप सॉलिड को दो भागों में बांटोगे। अब जो पढ़ा रहा हूँ, अब जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस का पार्ट स्टार्ट हो गया। सुनना बात ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो है सॉलिड जो है, आपके पास जो सॉलिड है वो दो टाइप्स के हैं। सुनना बात ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही। एक तो अपने पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक अपने पास होता है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन को बोलते हैं अपने क्रिस्टलीय ठोस। एक तो अपने पास होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक अपने पास होता है अक्रिस्टलीय सॉलिड। एक तो अपने पास होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अपने पास होगा एमोर्फस सॉलिड। देखो मैंने आपसे कहा था कि आप जो इन सॉलिड को बांट रहे हो, इन सॉलिड का आपने जो वर्गीकरण किया है, तो जब भी आप किसी चीज का वर्गीकरण करते हो तो आपके पास कोई ना कोई सा आधार होता है, बिना किसी आधार के आप किसी कंपाउंड को बांट नहीं सकते। तो मैं कहूंगा यहाँ पे बांटने का आधार है अरेंजमेंट, कि आपने पार्टिकल का अरेंजमेंट किस प्रकार किया है, कौन तो क्रिस्टलाइन कहलाएगा, कौन एमोर्फस कहलाएगा। बात सुनो ध्यान से। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं कि मान लो एक कमरा है और कमरे के गेट के ऊपर मैंने आपको बहुत सारी बॉल दे दी। जानते हो ना बॉल क्या होती है अपने पास, जो फुटबॉल कोई सी मान लो आप, मैंने आपको बॉल दे दी, मैंने कहा कि इस बॉल को आपको जमाना है, तो दो तरह के काम होंगे। एक तो क्या होगा, जैसे मान लो एक मैं बॉल लेके जाऊंगा, एक कमरे में एक लाइन से जमा दिया, फिर एक के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से जमाता जाऊंगा। एक अरेंजमेंट इस प्रकार होगा, वो रेगुलर अरेंजमेंट है बिल्कुल। आपने एक बॉल ली, उस बॉल को यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, मतलब तरीके से। दूसरा काम क्या हो सकता है कि मेरे को मेरा टाइम बचाना है, मैं जल्दीबाजी में काम करना चाहता हूँ, तो गेट पे खड़ा रहा, एक बॉल उठाई फेंक दी, फिर उठाई फिर फेंक दी, तो मैं कहूँगा वो इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया। एक तो तरीका आपके पास क्या था कि आप एक एक बॉल को उठाओ, उस तरीके से जैसे आप जमाना चाहते हो जमा दो। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है कि आपको टाइम बचाना है, तो अपने एक बॉल उठाई और तुरंत कमरे के अंदर डालना स्टार्ट कर दी। अब वो चाहे टेढ़ी जाए, सीधी जाए, कैसे भी जाए, तो अपने पास अरेंजमेंट हो गए दो। एक तो अपने पास हो गया रेगुलर अरेंजमेंट, जिससे आप सिस्टमेटिक तरीके से जमा सकते हो, और एक अपने पास हो गया इरेगुलर अरेंजमेंट। तो सुना जाए, अगर आप किसी भी एटम और आयन को अगर रेगुलर तरीके से अरेंज कर रहे हो, सुना बात ध्यान से, अगर आप किसी भी एटम और आयन को अगर रेगुलर तरीके से अरेंज करते हो, तो जो बनने वाला सॉलिड है वो कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम ऐसा है। यही होगा कि आपको मैंने जो बॉल दी थी उसको आपने एक ही बॉल को उठाया, और बॉल आप एटम मान लो चाहे आयन मान लो, आपने उठाया और तरीके से एक एक को जमाया, तो आपने रेगुलर तरीके से जमाया। और एक अपने पास क्या था कि आपने इनडायरेक्टली ऐसे रैंडमली आपने उसके अंदर डाल दिया, वो कैसे भी जाए उससे मतलब नहीं है, तो अपने पास हो गया इरेगुलर अरेंजमेंट। तो ये तो हो गया समाने का सही तरीका, और एक हो गया अपने पास गलत तरीका बिल्कुल, तो वो होगा उससे बोल
मतलब आपने अगर जो रेगुलर अरेंजमेंट किया है तो ऐसे बनने वाले सॉलिड क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और मैं कहूँगा इनके अंदर जो है रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो पॉसिबल नहीं होता। इनके अंदर क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये कहने मतलब ये होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे, जिसके अंदर एटम, आयन या मॉलिक्यूल एक व्यवस्थित तरीके से जमे होंगे। व्यवस्थित तरीके जानते हो, बिल्कुल शेड्यूल वाइज, अगर एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, ऐसे। और अमोर्फस सॉलिड क्या होगा, जिसके अंदर एटम, आयन और मॉलिक्यूल का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, उसे बोलेंगे अपन अमोर्फस सॉलिड। तो मैंने कहा अरेंजमेंट के आधार पर आपके जो सॉलिड है वो दो तरह के हो गए। एक तो अपने पास हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अपने पास हो गया अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा कि जो आपके पास एटम, जो आयन है, उनका होगा रेगुलर अरेंजमेंट। कैसे होगा बताऊंगा आपको, किस प्रकार आप अरेंजमेंट कराओगे। जैसे मान लो मैंने दो चौक लिए, जैसे एक अपने पास एटम हो गया, जैसे ये मैंने रेड बना दिया और फिर मैंने लगा दिया ये ग्रीन से, एक येलो एक ग्रीन, फिर एक येलो फिर एक ग्रीन, फिर एक येलो फिर एक ग्रीन, ऐसे। फिर अपने जैसे मैंने यहाँ येलो ले लिया, फिर यहाँ ग्रीन ले लिया, फिर यहाँ येलो ले लिया, फिर यहाँ मैंने ग्रीन ले लिया, फिर यहाँ मैंने येलो ले लिया। इस प्रकार रेगुलर अरेंजमेंट, एक येलो फिर एक ग्रीन, फिर एक येलो फिर एक ग्रीन, फिर येलो फिर ग्रीन, फिर येलो फिर ग्रीन, फिर येलो फिर ग्रीन, ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट। इधर क्या होगा, जैसे मान लो आपने येलो ले लिया, फिर आपने ले लिया ग्रीन, फिर आपने येलो ले लिया, फिर आपने ले लिया ग्रीन, फिर अपने पास आ गया येलो, फिर अपने पास आ गया ग्रीन, येलो, ग्रीन ले लिया, यहाँ पे येलो, ऐसे इरेगुलर अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है। यहाँ तो क्या होगा कि रेगुलर अरेंजमेंट होगा, यानी एक के बाद, जैसे अगर आप इसको ए मानोगे तो यहाँ बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए, फिर ए, ऐसा होगा। यहाँ क्या होगा, ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर बी, ए बी बी बी, ए, ऐसे इरेगुलर अरेंजमेंट। बात समझ आ रही है कि अगर आपने एटम आयन को एक सिस्टम तरीके से जमाया है तो जो बनने वाला सॉलिड है वो कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर उनका अरेंजमेंट बिल्कुल समान नहीं है, अव्यवस्थित है, तो उससे बनने वाला सॉलिड कहलाएगा उनके पास अमोर्फस सॉलिड। मैं कहूँगा आप किस चीज़ का अध्ययन कर सकते हो, क्या ऐसी व्यवस्थाओं का आप अध्ययन कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अपन को सॉलिड स्टेट के अंदर जो सॉलिड पढ़ना है, उस सॉलिड को पढ़ने वाला सॉलिड, उसका नाम ही क्या होगा हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी हमको जो पूरे चैप्टर के अंदर जिस सॉलिड के ऊपर विचार या विमर्श करना है, वो सॉलिड कौन सा होगा हमारे पास, क्रिस्टलीय ठोस, उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और मैं कहूँगा ये सॉलिड तो वास्तविकता में पाए ही नहीं जाते। मैं बराबर बात करूँ, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि जिनके अंदर अरेंजमेंट ही सही नहीं है, जिनके अंदर आयनों का मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ही सही नहीं है, क्या उनकी प्रॉपर्टी को आप तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इन सॉलिड को अपन को पढ़ना नहीं है। अपन कौन सॉलिड पढ़ने, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके अंदर अरेंजमेंट होती है, वो रेगुलर होती है, इसलिए इन सॉलिड को जो बोला जाता है वो बोला जाता है ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं, ट्रू जानते हैं, ट्रू को बोलते हैं वास्तविक ठोस। क्या बोलते हैं इनको, इसलिए इन यौगिकों को क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस, क्योंकि ये जो होते हैं प्रॉपर होते हैं, प्योर होते हैं, इसलिए इनको बनने वाले सॉलिड को बोलते हैं ट्रू सॉलिड। ये तो मैं कहूंगा सॉलिड है ही नहीं, इसलिए इनको बोलता है, इसलिए इनको बोला जाता है स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड हिंदी बोलूं तो मैं आभासी ठोस। यानी अमोर्फस सॉलिड तो होंगे आभासी, और जब अपने पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो अपने पास कौन से होंगे, वास्तविक ठोस। अगर आपसे कोई पूछे बताओ वास्तविक ठोस क्या है, तो क्रिस्टलाइन ठोस को क्या बोला जाता है, वास्तविक ठोस। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एटम है, वो आयन है, वो एक रेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं। इनको स्यूडो को बोलेंगे, ओनली आभास कि शायद ठोस होगा, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है अरेंजमेंट, जो एटम और आयन है, वो क्या होता है, रैंडम होता है, अव्यवस्थित होता है, इसलिए इस सॉलिड को बोलते हैं अपन आभासी सॉलिड। इनको, इनका दूसरा नाम हो रहा भाई, इनको सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। सुपर कूल लिक्विड हिंदी बोलूं तो मैं इसे अति शांत द्रव, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें, अति शांत द्रव। ये इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, सुपर कूल लिक्विड। इस मतलब क्या है, मैं बात समझाऊं आपको। आपने देखा होगा कि अपन जैसे गिलास, कांच का गिलास देखा होगा आपने, आप नया नया कोई कांच का गिलास लेके आओ, लिया है आप 1 या 2 या 3 साल बाद देखोगे कि जो आपके पास जो गिलास था, उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो तो पतली हो जाएगी, और थोड़े दिनों बाद आप देखोगे उसकी जो नीचे वाली लेयर वो मोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ग्लास मूव कर रहा है, इसे बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड। क्या बोलते हैं उसे, सुपर कूल लिक्विड, जिनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है, उसको बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड। तो अमोर्फस सॉलिड के अंदर ये व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड। इनको क्या बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड। और इनको क्या बोलते हैं पर ट्रू सॉलिड, इनको क्या बोलते हैं पर स्यूडो सॉलिड। वापस बात सुनो कि अगर आप अरेंजमेंट ऑफ एटम और आयन की बात कर रहे हो तो बनने वाले सॉलिड दो होंगे, एक तो अपने पास होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अपने पास होगा अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेष बात क्या है कि इसके अंदर जो एटम और आयन जो मॉलिक्यूल है
वो एक रेगुलर तरीके से अरेंज होंगे, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होंगे, इसलिए इन सॉलिडों को बोलते हैं अपन ट्रू सॉलिड। जबकि अमोर्फस सॉलिड के अंदर जो एटम आयन मॉलिक्यूल है उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता, रैंडम होता है, बिल्कुल अव्यवस्थित होता है, इसलिए इन सॉलिड को बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। इसलिए इन्हीं सॉलिड को बोलते हैं पर सुपर कूल लिक्विड, अति शांत द्रव के नाम से इनको जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? अब तीसरी विशेष बात, वो बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वही बात आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। देखो वो बात क्या है,